नमस्कार दोस्तों, 24/7 लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कविता एवं उसके तत्व। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बड़े क्लासेस में ये आते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कविता एवं उसके तत्व। पहले आते हैं हम कविता। कविता क्या है, इसकी परिभाषा डिफिनेशन जानते हैं। तो कविता या काव्य साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। कविता के माध्यम से कवि अपने हृदय की अनुभूतियों को, अर्थात उस जो भी अनुभव करता है, एवं कल्पनाओं को साकार रूप देने का प्रयास करता है। अब आते हैं हम इसकी परिभाषा पर। कविता की परिभाषा क्या है? तो कविता की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में देने का प्रयास किया है। तो इसमें से कुछ प्रमुख जो परिभाषा है इसको हम जानते हैं। तो चलिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने कहा है कि हृदय में पूर्ण आनंद देने वाले वाक्य को काव्य कहते हैं, अर्थात जिससे हृदय में पूर्ण आनंद प्राप्त हो उसे हम कविता या काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा है? तो काव्य उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हैं जो मानव हृदय को प्रभावित कर चित्त में एक अलौकिक आनंद, अलौकिक अर्थात इस लोक से परे आनंद का संचार करती है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? ये भारतीय कवि हैं सब। तो ये कहे हैं कि काव्य वह है जो हृदय में आनंद की सृष्टि करे, अर्थात कविता वह है जिसे हृदय में आनंद की अनुभूति हो। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जो हम एक आत्मा में एक अनुभूति करते हैं, जो संकल्प करते हैं या जो कल्पना करते हैं, तो उसी का जो हम अनुभव करते हैं उसको हम अनुभूति कहते हैं। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अब चलते हैं हम आगे। अरस्तु ने क्या कहा है? पाश्चात्य विद्वान अरस्तु, इन्होंने कहा है कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, अर्थात काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। अर्थात जो भी हम प्रकृति में चीज़ों को देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, हमारा हृदय द्रवित होता है या हृदय में कल्पना के भाव जगते हैं, तो भाषा के माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं। तो इनके अनुसार काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ठीक है। वर्ड्सवर्थ, ये अंग्रेजी के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने क्या कहा है? पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता उत्कट अनुभूतियों, यानी हृदय में जो एक प्रबल अनुभूति होती है, उत्कट अनुभूतियों का सहज उच्छलन है। सहज रूप से वो बाहर निकल करके आता है। अर्थात हमारे हृदय में जो हम अनुभव महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो अनुभव एक सहज रूप से जब शब्दों के माध्यम से कागज पर आता है तो वह क्या होता है? कविता बन जाती है। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता उत्कट अनुभूतियों का सहज उच्छलन है। अब कविता के तत्व क्या है? कितने तत्व है? किसी भी चीज़ को बनाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कविता के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप बनाते हैं, साग सब्जी या कोई भी चीज़ बनता है, तो उसमें क्या क्या डालते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो उसी प्रकार से कविता के तत्व क्या है? क्या क्या चीज़ मिल करके कविता को बनाने का काम करता है? तो आइए पढ़ते हैं कविता के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसमें पहला है भाव तत्व। यह कविता का सबसे प्रमुख तत्व है। भाव तत्व क्या है? कविता का सबसे प्रमुख तत्व है। काव्य तत्व का संबंध हृदय की संवेदना से है। काव्य में जो भी तत्व है उसका क्या है? हृदय की संवेदना। जब हृदय में संवेदना ही नहीं होगी तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ आपके हृदय से निकल करके शब्द के रूप में कैसे प्रकट होगा? तो यह क्या है? हृदय का एक संवेदना है। कवि जैसा अनुभव करता है उसको उसी रूप में पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अर्थात उस जो भी अनुभव करता है उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से कागज पर लिखता है और हमारे और आपके बीच वो आता है। तो मनुष्य के हृदय में बाह्य जगत की संवेदनाओं के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। भाव तत्व क्या है भाई? तो हमारे हृदय में जो बाह्य जगत की संवेदनाओं के कारण जो हम बाहर जो चीज़ भी देखते हैं और हमारे हृदय में जो विकार उत्पन्न होते हैं या जो भी हम सोचते हैं, किसी भी घटना परिघटना को देखते हैं, किसी भी प्राकृतिक परिदृश्य को देखते हैं, तो हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है जो चीज़ें, उसको हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं।
मानव अपनी संवेदना के कारण अन्य जीवों से अलग है। क्योंकि अगर मानव में संवेदना नहीं होती तो ये भी मानव नहीं होते, हम मानव नहीं होते, बल्कि हमारी भी तुलना जानवरों जैसा होता। तो हम इसलिए मानव हैं, हम इसलिए बुद्धिजीवी हैं क्योंकि हमारे अंदर संवेदना है। तो मानव अपनी संवेदना के कारण ही अन्य जीवों से अलग है। भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है। जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उससे एक रस की उत्पत्ति होती है, जो कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं उसको लिखते हैं, उसमें अगर रस न हो तो कविता या कोई भी नाटक, कहानी जो भी है, तो उसमें रस की उत्पत्ति नहीं होगी। तो फिर पाठक न तो उसको पढ़ेंगे और न ही सुनने और देखने का प्रयास करेंगे। तो भाव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भाव नहीं होगा तो कविता में रस की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब रस की उत्पत्ति नहीं होगी तो कविता हो या कहानी हो या कोई भी साहित्य हो, उसमें आनंद नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए भाव तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसका महत्वपूर्ण तत्व कल्पना तत्व। कल्पना, काव्य की रचना में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना अर्थात मन में हम जो कल्पना करते हैं, काल्पनिक सोच, कुछ हकीकत चीज़ें होती है, हकीकत से परे काल्पनिक होती है। तो काव्य की रचना में का एक महत्वपूर्ण स्थान काव्य तत्व, कल्पना तत्व का है। कल्पना के बिना कविता बेजान बन जाती है। अगर कल्पना ही नहीं होगा, उसमें कुछ कल्पना करके अगर हम चीज़ें डालते हैं तो और भी हो, अर्थात एक प्रकार से इनोवेशन, एक नई खोज उसमें होनी चाहिए। कल्पना के बिना कविता बेजान बन जाती है। शेक्सपियर के अनुसार कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूप एवं आकार देती है, शून्य को भी सत्ता प्रदान करती है। अर्थात ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में कोई हमें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञात है, लेकिन कल्पना के माध्यम से उसको सोच करके उसको हम क्या करते हैं, एक रूप देते हैं। तो शेक्सपियर का कहना है कि यह कविता का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और कल्पना तत्व पर शेक्सपियर ने काफ़ी उसको बल भी दिया है। अलग अलग कवि अलग अलग तत्वों को महत्व देते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने कल्पना तत्व को ज़्यादा महत्व दिया है। कोई भाव तत्व को महत्व देता है, कोई बुद्धि तत्व को महत्व देता है। तो शेक्सपियर के अनुसार कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूप एवं आकार देती है, शून्य को भी सत्ता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल जो भारतीय विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीप्य अर्थात निकटता का अनुभव करना क्या है, उपासना। उपासना है। और साहित्य वाले इसे भावना, साहित्य वाले इसे क्या कहते हैं, भावना, एवं आजकल के लोग इसे कल्पना कहते हैं। अर्थात उपासना, भावना और कल्पना इनके अनुसार एक ही चीज़ है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो वस्तु हमसे अलग है, हमारे निकट नहीं है, उसका हम अनुभव करते हैं, वही एक प्रकार की क्या है, कल्पना है। कल्पना भी दो प्रकार की होती है, नियंत्रित तथा अनियंत्रित। कल्पना का काव्य के अलंकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से ये कल्पना तत्व है। एक होता है भाव तत्व, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो एक मन में भाव आएगा, इसके बाद हम कल्पना करेंगे, और इसके बाद अगला है बुद्धि तत्व। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं हो तो कल्पना और भाव ऐसे कैसे रह जाएंगे। बुद्धि का ही प्रयोग करके हम किसी चीज़ को सही तरीके से हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो बुद्धि तत्व का प्रयोग करके हम कविता को शब्द के रूप में, कौन से शब्द को कहाँ रखना है, ये बुद्धि ही कहा जाता है ना, कि कविता के साथ, शब्दों के साथ खेलना। शब्द के साथ अगर खेलेंगे तो कविता बनेगा। जितने शब्द आएंगे और जितने उसको सुसज्जित ढंग से रखेंगे तो कविता का रूप लेगा, कहानी का रूप लेगा, नाटक का रूप लेगा, डायलॉग बनेगा, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये सब कैसे होता है, बुद्धि तत्वों के द्वारा। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे मन में कल्पना आती है, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, उसको बुद्धि के द्वारा हम संजोने का काम करते हैं। तो बुद्धि तत्व क्या है, मानव की कोई भी क्रिया बुद्धि के बिना संभव नहीं है। भावों को स्पष्ट करने का कार्य बुद्धि ही करता है। बुद्धि कल्पना को भी नियंत्रित करती है और शैली को क्या करता है, समन्वित करता है, उसका एक संयोजन करता है। शब्दों का उचित स्थान पर संजोना, उसे क्रम और औचित्य प्रदान करना बुद्धि का कार्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही हम ये शब्दों को सजाते हैं, क्रम बनाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ रखने पर वो सूटेबल होगा और उसका अर्थ बढ़िया प्रतीत होगा, उससे रस उत्पन्न होगी। तो बुद्धि तत्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि के बिना कल्पना और भाव ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। और चौथा आता है शैली तत्व।
शैली तत्व क्या है? शब्दों का चयन, उसका विन्यास एवं कहने के ढंग को शैली कहा जाता है। हम किसी भी चीज़ को जो कहने का हमारा जो ढंग है वह एक शैली है। हम कहते हैं ना कि निम्नलिखित का भाषा शैली स्पष्ट करो या इसकी भाषा शैली क्या है। तो जिस तरीके से हम अपने शब्दों का चयन करते हैं, उसका विन्यास करते हैं और या हम बोलते हैं, तो इसका जो ढंग है वो शैली कहा जाता है। शैली काव्य को मूर्त रूप प्रदान करता है, मुक्त रूप, अर्थात जो हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो शब्द के रूप में हम सामने ला करके रखते हैं। तो एक उसका आकार प्रदान करता है, एक रूप देता है। यह काव्य का शरीर है, इसके बिना काव्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाव और बुद्धि, कल्पना कविता की आत्मा है। अब चूंकि आत्मा कहाँ होती है? तो शरीर में। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगा कहाँ? तो शैली तत्व का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शैली तत्व क्या है? कविता का शरीर है, भाव बुद्धि और कल्पना उसकी आत्मा है। तो शैली रूपी शरीर के बिना इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि आत्मा का वास शरीर में ही होता है। तो शैली तत्व महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक कवि की व्यक्तित्व के समान ही एक निराली शैली होती है। अलग अलग कवियों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व के अनुसार उनका अपना एक शैली भी होता है, अर्थात लिखने का, कहने का एक ढंग उनका होता है, उनकी भाषा एक होती है। तो अलग अलग कवियों का जो व्यक्तित्व अलग अलग होता है और अलग अलग उनकी शैली भी होती है। शैली तत्व के सहायता से ही वह सत्य एवं शिव में सुंदरतम की योजना करता है। और कौन करता है? कवि। शैली तत्व की सहायता से सत्य, शिव और सुंदरम की कल्पना करता है। बुद्धि तत्व सत्य एवं शिव का संग्रह करता है। वही शैली तत्व है, उसमें क्या करता है? उसको और सुंदर रूप अर्थात सुंदरतम की रचना करता है। तो दोस्तों, ये है कविता के 4 तत्व। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।